हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मतगणना के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। मतगणना के लिए एक टेबल पर कितने कर्मचारी को लगाया जाता है, किस कर्मचारी का क्या कार्य होता है, मतगणना के समय आपको किस बात का ध्यान रखना होता है, ये सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, मतगणना से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक मतगणना टेबल पर कितने कर्मचारी होते हैं। प्रत्येक मतगणना मेज पर एक गणना पर्यवेक्षक, 3 गणना सहायक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होंगे। तो इस तरह से एक टेबल पर कुल 5 कर्मचारी होंगे, जिसमें एक पर्यवेक्षक, 3 सहायक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अध्यक्ष एवं सदस्य पद की मतगणना मेज एक ही लगाई जाएगी। तो एक ही मेज पर आपको अध्यक्ष एवं सदस्य पद की मतगणना करनी है। इसके बाद हम देखते हैं आयोग द्वारा निर्धारित मतपत्रों का रंग। नगर पालिका परिषद के सदस्यों के लिए गुलाबी, नगर पंचायत के सदस्यों के लिए गुलाबी। तो चाहे नगर पंचायत का सदस्य हो या नगर पालिका, दोनों के मतपत्रों का रंग गुलाबी है। जबकि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के लिए हरा और नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए सफ़ेद कलर का मतपत्र होगा। इसके बाद हम समझते हैं गणना अभिकर्ता। किसी भी गणना अभिकर्ता को गणना हेतु नियत स्थान पर तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक उसका नियुक्ति पत्र रिटर्निंग अधिकारी को न दिया गया हो। तो जितने भी गणना अभिकर्ता आएंगे उनके पास 2 नियुक्ति पत्र होंगे। एक कॉपी वो रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करेंगे, जबकि दूसरी कॉपी वो अपने पास रखेंगे। इसके बाद हम मतगणना की प्रक्रिया को समझते हैं। मत पेटियों को गणना मेजों पर उपलब्ध कराने के पश्चात गणना पर्यवेक्षक उसकी जांच करने के पश्चात मत पेटिकाओं को खोलकर उसमें से सभी मतपत्र गणना मेज पर निकालेंगे। तो आपको जो भी मतपेटी मिलेगी उसको आपको भली भांति उसकी सील चेक करनी है और एजेंट को दिखानी है। जैसे ही आप उसमें से मतपत्र निकालेंगे उसके बाद आपको खाली पेटी एजेंटों को दिखानी है। ये सावधानी रखी जाए कि कोई मतपत्र इधर उधर ना हो जाए। प्रत्येक मतपेटी में सदस्य अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अथवा सदस्य अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए डाले गए मतपत्र अलग अलग रंग के होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जितने भी मतपत्र होंगे वहाँ पर, चाहे वो सदस्य के लिए हो या अध्यक्ष के लिए हो, उनके रंग अलग अलग होंगे। अतः सर्वप्रथम रंगों के आधार पर मतपत्रों को अलग अलग छांट लिया जाएगा। तो जैसे ही आप मतपत्र मतपेटिका से बाहर निकालेंगे उसके बाद आपको रंगों के आधार पर उन्हें छांटना है। यदि एक मतदान स्थल पर एक से अधिक मतपेटिकाएं प्रयुक्त की गई हैं तो सभी मतपेटिकाएं मतगणना की एक ही मेज पर एक साथ रखी जाएं तथा मतपत्रों की गणना एक ही साथ की जाए। मान लीजिए किसी मतदान स्थल पर 2 पेटिकाएं इस्तेमाल में आई हैं, तो आपको दोनों पेटी को एक साथ खोलना है और उनकी मतगणना भी एक साथ करनी है। प्रत्येक मतगणना मेज पर वार्डवार एवं मतदान स्थलवार पहले सदस्य पद के मतों की गणना एवं उसके बाद अध्यक्ष पद के मतों की गणना की जाएगी। तो पहले आपको वार्ड मेंबर के लिए गणना करनी है, उसके बाद आपको अध्यक्ष पद के मतों की गणना करनी है। इस प्रकार रंगों के आधार पर छांटे गए मतपत्रों को उल्टा रखते हुए 50-50 मतपत्रों की गड्डियां बना ली जाएंगी। तो आपको 50-50 मतपत्रों को एक साथ छांटना है और उनकी गड्डी बनानी है। यदि 50 से कम मतपत्र बचते हैं तो उसकी एक अलग से गड्डी बनाई जाएगी। मान लीजिए आपने 50-50 की 5 गड्डियाँ बनाई, उसके बाद 20 मतपत्र बचते हैं तो आपको 20 मतपत्र के लिए अलग से गड्डी बनानी है। उसके बाद प्रत्याशियों के पक्ष में डाले गए मतपत्रों को अलग अलग करेंगे। प्रत्याशियों के पक्ष में प्राप्त मतों एवं अस्वीकृत मतपत्रों को 50-50 के बंडल में बनाकर गणना पर्ची प्रारूप 57 पर अंकन किया जाएगा। तो आपको 50-50 के जो बंडल बनाने हैं उसके बाद आपको प्रारूप 57 बनना है। गणना पर्ची के आधार पर परिणाम प्रारूप 36 सदस्य पद के लिए तथा प्रारूप 38 अध्यक्ष पद के लिए तैयार किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रारूप 57 पर गणना करनी है। जैसे ही आपकी गणना हो जाएगी उसके बाद आपको परिणाम के लिए प्रारूप 36 सदस्य पद के लिए और प्रारूप 38 अध्यक्ष पद के लिए बनना है। जब एक वार्ड के सभी बूथों के मतों की गणना पूरी हो जाएगी तब उसके निर्वाचन परिणाम मतगणना स्थलवार सारणीकृत किए जाएंगे। अध्यक्ष पद के लिए मतदान स्थलवार वार्डवार संपूर्ण मतदान स्थलों की गणना के पश्चात सारणीकृत करते हुए परिणाम तैयार किए जाएंगे। किसी उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के लिखित प्रार्थना पत्र पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित किए जाने के पूर्व मतों की फिर से संपूर्ण या आंशिक गणना की जा सकेगी। किंतु रिटर्निंग अधिकारी किसी ऐसे प्रार्थना पत्र को जो उसे गलत तथ्यों पर आधारित या व्यर्थ जान पड़े
अस्वीकृत करने का कारण अभिलिखित करते हुए उसे उसी समय अस्वीकार कर सकते हैं। तो रिटर्निंग अधिकारी चाहे तो उम्मीदवार की एप्लीकेशन को अस्वीकार भी कर सकते हैं। मतगणना में से गणना पर्ची प्रारूप 57 एवं मतपत्रों के बंडल प्राप्त होने पर गणना पर्यवेक्षक अस्वीकृत किए जाने वाले तथा संदिग्ध मतपत्रों के बंडल और गणना पर्ची के साथ विभिन्न उम्मीदवार के वैध तथा अवैध मतपत्रों के बंडल को रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी को दे देंगे। तो मतगणना के बाद आपको प्रारूप 57 बनना है। उसके बाद आपको सभी बंडल को, चाहे वो वैध हो या अवैध हो, अस्वीकृत हो या स्वीकृत हो, सभी मतपत्रों के बंडल आपको रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपने हैं। रिटर्निंग अधिकारी सहायक रिटर्निंग अधिकारी उसके अवैध और संदिग्ध मतपत्रों की जांच करेंगे। तो जितने भी संदिग्ध मतपत्र होंगे उनकी रिटर्निंग ऑफिसर जांच करेंगे, उन पर अंतिम आदेश पारित करेंगे और जहां कहीं आवश्यक होगा गणना पर्ची में संशोधन करेंगे तथा वही अपने हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद हम समझते हैं मतपत्रों को अस्वीकृत किए जाने के आधार। मतगणना करते समय ये ध्यान रखा जाए कि कोई मतपत्र अवैध अथवा रद्द किए जाने योग्य तो नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर मतपत्रों को अस्वीकृत किया जा सकता है। तो अस्वीकृत करने के जो भी कारण हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। यदि उस पर कोई ऐसा चिन्ह लगा हो जिससे निर्वाचक की पहचान की जा सके। बहुत सी बार निर्वाचक उसमें हस्ताक्षर कर देते हैं, तो ऐसे मतपत्र जिसकी पहचान हो जाती है वो आपको अस्वीकृत करना है। यदि वे नकली मतपत्र हो, अगर वे नकली मतपत्र है तो वो आपको सीरियल नंबर या पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर देख के पहचान हो जाएगी कि वो नकली मतपत्र तो नहीं है। यदि मतपत्र पर सुभिन्नक शील नहीं लगी हो या मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है तो ऐसे मतपत्र को आप अस्वीकृत करेंगे। मतों की समानता। अगर दो उम्मीदवार के मत समान होंगे तो ऐसी कंडीशन में यदि मतगणना पूरी होने के पश्चात किन्हीं अभ्यर्थियों के मध्य मत का समान होना पाया जाता है और एक मत बढ़ जाने पर उसमें कोई भी अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित होने का हकदार हो जाता है, तो रिटर्निंग अधिकारी तत्काल उन अभ्यर्थियों के मध्य निश्चय भाग्य पत्रक द्वारा करेंगे और उस रूप में कार्यवाही करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिसके पक्ष में भाग्य पत्रक आता है को एक अतिरिक्त मत प्राप्त हो चुका हो। इसके बाद हम मतपत्र लेखा प्रारूप 30 को समझते हैं। मतपत्र लेखा पीठासीन अधिकारी द्वारा जो भरा जाता है उसका सेकंड भाग मतगणना पर्यवेक्षक के द्वारा भरा जाता है। तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो मतपत्र लेखा जमा होता है वही मतपत्र लेखा रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से पर्यवेक्षक को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग 2 मत पेटिकाओं में पाए गए कुल मतपत्रों की संख्या। तो यहाँ पर आपको मत पेटिका में जितने मतपत्र पाए जाएंगे उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। यदि कोई अंतर हो तो उल्लेख करें। यदि कोई अंतर पाया जाता है तो उसका उल्लेख यहाँ पर करना होता है। उसके बाद गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, स्थान, दिनांक, नीचे रिटर्निंग अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद हम गणना पर्ची प्रारूप 57 को समझते हैं। इस प्रारूप में सबसे पहले आपको जनपद का नाम, निकाय का नाम और वार्ड संख्या बननी है। उसके बाद आपको पद नाम लिखना है। गणना के लिए प्राप्त मतपत्रों की संख्या, बंडलों की संख्या। तो यहाँ पर आपको ये टेबल दे रखी है। इसमें आपको उम्मीदवार का नाम, वैध मतपत्रों के बंडलों की संख्या, वैध मतों की संख्या। मान लीजिए आपने यहाँ पर 5 बंडल भरे तो वैध मतों की संख्या हो जाएगी 250, क्योंकि एक बंडल पर 50 मतपत्र होंगे। इसी तरीके से आपको संदिग्ध मतपत्रों की संख्या, अस्वीकृत मतपत्रों की संख्या और लास्ट में यहाँ पर आपको टोटल करना है। और नीचे यहाँ पर रिटर्निंग अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और लेफ्ट साइड में गणना पर्यवेक्षक और टेबल संख्या आपको बननी है। इस तरह से आपको ये प्रारूप बनना है। सदस्य पद के परिणाम के लिए आपको प्रारूप 36 बनना है। तो इस प्रारूप में आपको नगर पालिका या नगर पंचायत का नाम लिखना है, जनपद का नाम, वार्ड नंबर, तो ये सारी डिटेल्स आपको बननी है। उसके बाद यहाँ पर उम्मीदवार का नाम, राजनीतिक दल का नाम, उम्मीदवार के पक्ष में मतों का विवरण, अभियुक्ति। सबसे नीचे आपको मत पेटिका में पाए गए कुल मतपत्रों की संख्या, रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, विधिमान्य मतों की संख्या, ये सारा विवरण आपको बनना है। और नीचे गणना पर्यवेक्षक का पूरा नाम और हस्ताक्षर, दिनांक। तो इस तरह से आपको ये प्रारूप बनना है। अध्यक्ष पद के लिए आपको प्रारूप 38 बनना है। इस प्रारूप में सबसे पहले आपको नगर पालिका या नगर पंचायत का नाम लिखना है। उसके बाद जनपद का नाम, वार्ड का नंबर। उसके बाद आपको ये टेबल बननी है। इस टेबल में सबसे पहले आपको उम्मीदवार का नाम, राजनीतिक दल का नाम, उम्मीदवार के पक्ष में मतों का विवरण, अभियुक्ति। नीचे आपको मत पेटिका में पाए गए कुल मतपत्रों की संख्या, रद्द किए गए मतों की संख्या, विधिमान्य मतों की संख्या। उसके बाद
गणना पर्यवेक्षक का पूरा नाम और हस्ताक्षर, और यहाँ पर आपको डेट डालनी है। तो इस तरह से आपको प्रारूप 38 बनना है। साथियों, अगर आपको मतगणना से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।